तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक्वामैन से, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अब एक्वामैन की लाइफ के अंदर काफी चेंजेस आ चुके हैं। वो अटलांटिस का राजा बन चुका है, उसकी मेरा से शादी हो चुकी है और अब उन दोनों का एक बेटा भी है। और बड़ी बात तो ये है कि एक्वामैन के बेटे के अंदर भी सेम वैसी पावर्स है जैसी कि एक्वामैन के पास है। और एक्वामैन यानी कि आर्थर करी का बेटा पैदा होने के साथ ही मछलियों से बातें कर सकता है। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि आर्थर अपनी फैमिली को संभालने के साथ साथ अटलांटिस को भी बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है। इसके बाद ही कहानी शिफ्ट होती है और हमें इस मूवी का विलन दिखाया जाता है, जो कि होता है ब्लैक मांटा। और जैसा कि हम सबको पता है कि एक्वामैन 1 के अंदर ब्लैक मांटा के फादर की डेथ हो गई थी और वो अपने फादर की मौत का जिम्मेदार हमेशा से ही आर्थर को मानता है। और इसीलिए इस मूवी के अंदर भी वो आर्थर से बदला लेने के बारे में सोचता रहता है और नए नए तरीके सोचता रहता है ताकि वो आर्थर और उसकी फैमिली को मार सके। यहीं पर ही वो अपना सूट भी तैयार कर रहा होता है और इस बात का भी वेट कर रहा होता है कि जल्दी से उसका सूट भी तैयार हो जाए ताकि वो आर्थर से फिर से लड़ सके। इसके बाद ही सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें मूवी के अंदर एक साइंटिस्ट दिखता है। इसका नाम होता है डॉक्टर स्टीफन शेन, जो कि बेसिकली एक मरीन साइंटिस्ट होता है और उसे अटलांटिस के बारे में भी पता होता है। डॉक्टर स्टीफन शेन अटलांटिस के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है और वो ये कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी तरह से अटलांटिस को ढूंढकर वहां जा सके ताकि वो पूरी दुनिया को ये दिखा सके कि अटलांटिस जैसी दुनिया सच में एग्जिस्ट करती है। अटलांटिस के अपने इसी रिसर्च को लेकर डॉक्टर स्टीफन शेन एक बार अंटार्कटिका जाते हैं और वहाँ की बर्फों में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन उसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि उनके ऊपर एक ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर अटैक कर देता है और इसीलिए डॉक्टर स्टीफन वहाँ पर अपने साथी के साथ फंस जाते हैं। बट तभी वो अपने बाकी दोस्तों को सिग्नल भेजते हैं, जिस सिग्नल की वजह से वहाँ पर उनका साथी ब्लैक मांटा आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद ब्लैक मांटा डॉक्टर स्टीफन और उनके दोस्त की जान तो बचा लेता है, लेकिन वो खुद में वहाँ पर और भी रिसर्च करने लगता है, जिसके लिए वो बर्फ के और नीचे जाता है। और जब वो और डीप जाता है तब उसे वहाँ पर टूटा हुआ एक ब्लैक कलर का ट्राइडेंट दिखता है। ब्लैक मांटा जैसे उस ट्राइडेंट को उठाता है और उस टूटे हुए ट्राइडेंट को जोड़ता है, वैसे ही उसे उस ट्राइडेंट का असली मालिक दिखता है, जो कि होता है कॉर्डेक्स। और वो ब्लैक मांटा की मेमोरीज के अंदर उससे कहता है कि मेरे इस ट्राइडेंट को विल्ड करने के बाद तुम बहुत पावरफुल बन जाओगे और साथ ही तुम अपने दुश्मन एक्वामैन से बदला भी ले पाओगे और तुम वो सब कुछ कर पाओगे जो तुम चाहते हो। इसके बाद ही हमें ये पता लगता है कि दुनिया की सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है। वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से आए दिन सुनामीज या फिर फ्लड्स आते रहते हैं। इस वजह से ओशन के अंदर भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से ओशियंस के बहुत सारे क्रीचर्स भी धीरे धीरे करके मरते जा रहे हैं। और इसी चीज को लेकर अटलांटिस वालों ने एक मीटिंग रखी है, जिस मीटिंग के अंदर आर्थर करीबी होता है। अटलांटिस के काउंसिल्स की मीटिंग के अंदर आर्थर ये प्रस्ताव रखता है कि उन्हें मिलकर बाहरी दुनिया वालों से बात करनी चाहिए और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूएन के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि बाहरी दुनिया भी तरक्की कर सके एंड देन वो इन सारी दिक्कतों को दूर कर सके। लेकिन एज ऑफ कोर्स अटलांटिस के काउंसिल मेंबर्स इस बात से एग्री नहीं करते और वो आर्थर को ये बोलकर मना कर देते हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी को बाहरी दुनिया के साथ शेयर करने से सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें बढ़ेंगी। इसके अगले सीन के अंदर हम सभी ब्लैक मांटा को देखते हैं, जिसका जोटा पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब वो ये चाह रहा है कि वो किसी तरह से अटलांटिस में घुसकर वहाँ से ऑरी कैल्कम को चुरा ले। अब यहीं पर मैं आप सबको बता दूं कि ऑरी कैल्कम बेसिकली अटलांटिस के किंगडम में पाए जाने वाला एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फ्यूल की तरह वर्क करता है और इसके साथ ही इसके अलावा भी ऑरी कैल्कम के बहुत से फायदे हैं। ऑरी कैल्कम को पाने के लिए ब्लैक मांटा अपनी टीम के साथ मिलकर अटलांटिस में घुस जाता है और वहाँ पर हमले कर देता है। ब्लैक मांटा के अटैक को देखकर मेरा उसके पास जाती है, लेकिन क्योंकि ब्लैक मांटा अपने सूट में रहकर काफी पावरफुल हो चुका था, इसीलिए वो मेरा को घायल कर देता है। ब्लैक मांटा के अटैक की वजह से मेरा बेहोश हो जाती है, लेकिन फिर इसके बाद ब्लैक मांटा जैसे ही मेरा के ऊपर और कोई हमला कर पाता कि उससे पहले वहाँ पर आर्थर आ जाता है, जिसके बाद ब्लैक मांटा और आर्थर दोनों की फाइट हो जाती है। लेकिन फिर यहीं पर ब्लैक मांटा को उसकी टीम सिग्नल भेजती है, जिससे कि उसे ये पता लग जाता है कि उसकी टीम ने ऑरी कैल्कम चुरा लिया है और इसीलिए वो यहाँ से जा सकता है। इसके बाद ही ब्लैक मांटा वहाँ से सक्सेसफुली निकलकर भाग जाता है। ब्लैक मांटा के वहाँ से निकल जाने के बाद हम ये देखते हैं कि मेरा की हालत काफी खराब हो चुकी है और इसीलिए मेरा और एक्वामैन के पास मेरा के फादर नीरियस और एक्वामैन की मदर भी आई है। एक्वामैन की मदर एक्वामैन से कहती है कि ये बात काफी सोचने वाली है और अगर सही में ब्लैक मांटा एटलांटिस के अंदर ऑरी कैल्कम लेने आया था तो फिर तो यकीनन कुछ बुरा होने वाला है। बट फिर यही सुनकर एक्वामैन यानी कि आर्थर करी अपनी मदर से कहता है कि उसे इस मामले में ऑर्म की मदद चाहिए होगी। ऑर्म यानी कि आर्थर का छोटा भाई, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस पर आर्थर जवाब देता है कि ऑर्म एटलांटिस के साथ साथ ऑरी कैल्कम के बारे में भी बहुत कुछ जानता है और इनके अलावा उसे एटलांटिस की हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ पता है। बट ये सब सुनने के बाद आर्थर की मदर उससे कहती है कि ऑर्म फिशरमैन किंगडम के जेल के अंदर कैद है, सो इसीलिए वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। बट फिर ये सुनने के बाद आर्थर अपनी मदर से कहता है कि वो खुद ही उस जेल में जाएगा और अपने भाई ऑर्म को छुड़ा कर लाएगा। इसके बाद ही एक्वामैन ऐसी करता है, वो सीधा फिशरमैन किंगडम के जेल के अंदर जाता है और वहाँ पर जाकर ऑर्म को ढूंढ लेता है और फिर वो ऑर्म को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद ही हमें देखते हैं कि ऑर्म को फिशरमैन किंगडम के गार्ड्स घेर लेते हैं और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि ऑर्म की हालत बहुत बुरी है, क्योंकि इस जेल के अंदर उसे ढंग से खाना पीना नहीं दिया जाता था, जिस वजह से उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका था। लेकिन ऊपर आने के बाद ही जैसे ही ऑर्म की बॉडी से पानी टच होता है, वैसे ही ओशन के वाटर की वजह से ऑर्म एक बार फिर से पहले की तरह हट्टा कट्टा हो जाता है और उसकी पावर्स पहले जैसी हो जाती है। जिसके बाद ऑर्म अकेला ही उन सारे गार्ड्स को पीट देता है और फिर वो दोनों भाई वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों भाई आपस में बातें करते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। आर्थर ऑर्म से कहता है कि वो अटलांटिस का राजा बन बनकर थक चुका है और अब उसे इस काम में बोरियत महसूस होती है। बट ये सुनकर ऑर्म एक्वामैन से कहता है कि जिस राजा की गद्दी को पाने के लिए उसके पिता ने उसे बचपन से तैयार किया,
और उसने भी बचपन से कोशिश की ताकि वो राजा बन सके। उस अटलांटिस के राजा की गद्दी उसके पास है, यानी कि आर्थर के पास, लेकिन उसे इस गद्दी की कोई परवाह नहीं है। ये तो बहुत कमाल की बात है। लेकिन फिर इन सारी बातों के बाद वो दोनों भाई सीधा किंगफिश के पास जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो दोनों उससे ब्लैक मांटा के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो उनसे कहता है कि ब्लैक मांटा उन दोनों को पैसिफिक वोल्केनिक आइलैंड पर मिल सकता है, जो कि साउथ दिशा में है। उसकी बात सुनकर वो दोनों भाई सीधा उस वोल्केनिक आइलैंड पर जाते हैं। बट यहाँ आकर वो दोनों ये देखते हैं कि इस आइलैंड की पूरी दिशा ही बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर ऑरिकैल्कम को जलाकर उसका धुआं फैलाया जा रहा है, और उसी धुएं की वजह से यहाँ के पेड़ पौधे इवन जानवर भी म्यूटेट हो चुके हैं, जिस वजह से उन सब का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। यहाँ तक कि यहाँ के चूहे भी इतने बड़े हैं कि उनका साइज हाथी से भी बड़ा हो चुका है। इसके अगले सीन के अंदर हम सभी डॉक्टर स्टीफन को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर ब्लैक मांटा की लोकेशन पर होता है। यहीं पर डॉक्टर स्टीफन कोडेक्स के टूटे हुए ट्राइडेंट को देखकर उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वो उसे अपने हाथों से पकड़ता है, वैसे ही उसे भी अपने दिमाग के अंदर कोडेक्स दिखता है, जो कि उसे भी गलत करने के लिए इन्फ्लुएंस करने लगता है। लेकिन फिर तभी वहाँ पर ब्लैक मांटा आ जाता है और फिर वो उसके हाथ से ट्राइडेंट ले लेता है, और फिर वो उससे कहता है कि तुम जानना चाहते थे ना डॉक्टर स्टीफन कि मेरा मकसद क्या है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं आर्थर करी और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूं, और अगर ऐसा करने के लिए मुझे किसी शैतान से डील करनी पड़े तो मैं उसके लिए भी राजी हूँ। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि ब्लैक मांटा की इस लोकेशन को ढूंढते हुए आर्थर और ऑर्म यहाँ पर आ जाते हैं। बट यहाँ पर आते ही उनकी मुलाकात डॉक्टर स्टीफन से होती है। डॉक्टर स्टीफन ये समझ जाता है कि आर्थर और ऑर्म दोनों ही अटलांटिस से आए हैं, और इसीलिए वो दोनों को ये बता देता है कि ये ब्लैक मांटा ऑरिकैल्कम की मदद से आर्थर करी और अटलांटिस दोनों को ही बर्बाद करना चाहता है। इसके साथ ही वो आर्थर और ऑर्म को उस ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में भी बताता है, और उसे पकड़ने के बाद जैसी मेमोरीज दिखाई देती है उनके बारे में भी बताता है। लेकिन फिर इसी टाइम पर ब्लैक मांटा की टीम के मेंबर्स उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये दोनों भाई मिलकर उन सबका सामना कर लेते हैं। बट फिर तभी उनके सामने ब्लैक मांटा आता है, वो भी अपने प्रॉपर सूट के अंदर, और फिर वो इन दोनों से फाइट करता है। लेकिन फिर लड़ाई के दौरान ही आर्थर का भाई ऑर्म गलती से उस ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसे भी कोडेक्स की मेमोरीज आती हैं, जिस वजह से कुछ टाइम के लिए उसका लड़ाई से ध्यान हट जाता है। और फिर इसी बात का फायदा उठाकर ब्लैक मांटा ऑर्म के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि ऑर्म काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पर ब्लैक मांटा इन दोनों के ऊपर ही काफी भारी पड़ता है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि वो अकेला ही इन दोनों को मार देगा, तभी अटलांटिस से वहाँ पर नीरियस आ जाता है, यानी कि आर्थर का ससुर, और वो यहाँ आकर इन दोनों की हेल्प कर देता है, और फिर वो उन दोनों को वहाँ से निकाल कर भी ले जाता है। वहाँ से निकल जाने के बाद और एक सेफ जगह पर आने के बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ पर आर्थर, ऑर्म, नीरियस, मेरा और आर्थर की मदर भी होती है। यहीं पर ऑर्म उन सभी को ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में सब कुछ बताता है। वो सभी से कहता है कि अटलांटिस की खोज करने वाले एटलैन थे, जो किंग एटलैन अटलांटिस के पहले राजा बने, और उन्हीं महान किंग एटलैन का ट्राइडेंट आर्थर के हाथों में है। लेकिन किंग एटलैन का एक भाई भी था जिसका नाम था कोडेक्स, और ये ब्लैक ट्राइडेंट जो हमने देखा था वो उस कोडेक्स ने ही बनाया था। और जिस तरह से किंग एटलैन अटलांटिस को रूल करते थे, उसी तरह से कोडेक्स नेक्रस नाम के किंगडम को रूल करता था, जो कि बिल्कुल ही एक डार्क किंगडम था। बट परेशानी तब शुरू हुई जब कोडेक्स ने अपना असली रूप दिखाया। असल में कोडेक्स अटलांटिस के ऑरिकैल्कम को चुराकर उससे पावरफुल बनना चाहता था, और वो ऐसा कर भी रहा था। लेकिन उसके ऐसा करने की वजह से अटलांटिस और ओशियन के बहुत सारे क्रीचर्स मरते जा रहे थे, साथ ही साथ अटलांटिस के अंदर बीमारियां भी फैल रही थी। बट ये सब देखने के बाद किंग एटलैन कोडेक्स के खिलाफ आता है और उसे ये सब रोकने के लिए कहता है। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में कोडेक्स अपने बड़े भाई एटलैन से ही बगावत कर लेता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर किंग एटलैन कोडेक्स को हराकर कैद कर देता है, और कोडेक्स अनंत काल के लिए कैद में रहे, इसके लिए किंग एटलैन ने अपने ब्लड का यूज किया था, जिस वजह से कोडेक्स एक मैजिकल कैद के अंदर है, जहाँ से निकल पाना उसके लिए इम्पॉसिबल है। इसी के आगे ऑर्म सभी को ये भी बताता है कि अभी वो कोडेक्स ब्लैक मांटा के दिमाग में घुसा हुआ है, और इसीलिए वो उसका इस्तेमाल करके खुद को आजाद करना चाहता है। ये सब सुनने के बाद ही आर्थर और ऑर्म की मदर भी सारी कहानी समझ जाती है, और इसीलिए वो सभी को ये बताती है कि वो भी कोडेक्स के बारे में जानती है, और वो ये जानती है कि कोडेक्स तभी आजाद हो सकता है जब उसे आजाद करने के लिए किंग एटलस के क्लैन में से किसी का ब्लड यूज किया जाए, यानी कि किसी ऐसे बंदे का ब्लड यूज किया जाए जिसके अंदर किंग एटलैन का खून हो। और जाहिर सी बात है किंग एटलैन का खून उसी के अंदर होगा जो कि अटलांटिस की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि मौजूदा टाइम के अंदर आर्थर, ऑर्म और उन दोनों की मदर, और साथ ही साथ अभी अभी दुनिया में आया आर्थर का बेटा यानी कि आर्थर जूनियर। ये सब सुनने के बाद ही आर्थर ये समझ जाता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि ब्लैक मांटा के लिए सबसे आसान टारगेट आर्थर का बेटा ही है। इसके बाद ही आर्थर सीधा अपने घर जाता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है, उसका बेटा गायब है और उसके पिता घायल पड़े हैं। वो अपने फादर से जब पूछता है तब उसके फादर बताते हैं कि ब्लैक मांटा यहाँ पर आया था और वही उसके बेटे को ले गया है, जिसका मतलब ये था कि आर्थर का शक बिल्कुल सही था। इसके बाद ही आर्थर और ऑर्म दोनों मिलकर आर्थर के बेटे को रेस्क्यू करने जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले आर्थर की मॉम उससे कहती है कि एक बात हमेशा याद रखना कि तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें एक दूसरे का
साथ देना ही है। इसके बाद ही आर्थर, ऑर्म और उन दोनों के साथ ही नीरियस, वो तीनों एक साथ जाते हैं और सीधा ही ब्लैक मांटा की लोकेशन पर पहुंचकर वहां पर अटैक कर देते हैं। वहां पर पहुंचते ही उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिस मॉन्स्टर के आगे नीरियस फंस जाते हैं। लेकिन फिर तभी ऑर्म नीरियस की हेल्प करता है और फिर नीरियस को यह पता लग जाता है कि जिस ऑर्म को वो हमेशा ही गलत समझते थे वो एक्चुअली में एक अच्छा इंसान है। इधर अंदर हम ये देखते हैं कि ब्लैक मांटा के पास आर्थर का बेटा है, लेकिन वहीं पर डॉक्टर स्टीफन भी होता है, जो कि उस बच्चे को बचाने के लिए उसे उठाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन ब्लैक मांटा उसे देख लेता है और इसीलिए वो उसे घायल करके बच्चे को छीन लेता है। लेकिन फिर ब्लैक मांटा जैसे ही आर्थर के बेटे को मारने जा रहा होता है, वैसे ही वहां पर आर्थर आ जाता है, जो कि उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। इन दोनों के बीच की लड़ाई के अंदर ब्लैक मांटा आर्थर के ऊपर भारी पड़ता है, और वो इसीलिए क्योंकि इस टाइम पर ब्लैक मांटा नहीं बल्कि असल में कॉर्डेक्स होता है, क्योंकि कॉर्डेक्स ब्लैक मांटा की बॉडी पर हावी हो चुका था। लेकिन इन्हीं सब का फायदा उठाकर मेरा अपने बेटे को उठाकर वहां से भागने लगती है, बट उसे वहां से जाते हुए ब्लैक मांटा देख लेता है और इसीलिए वो अपने ब्लैक ट्राइडेंट से उस पर अटैक करता है। लेकिन जैसे वो ब्लैक ट्राइडेंट मेरा को लगता कि उससे पहले ही ऑर्म उसे पकड़ लेता है और मेरा और आर्थर के बेटे को बचा लेता है। लेकिन यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि ऑर्म के हाथों में कॉर्डेक्स के ब्लैक ट्राइडेंट के आते ही कॉर्डेक्स ऑर्म की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है और उसके दिमाग में उसे ये सब दिखाने लगता है कि उसके भाई आर्थर ने उसके साथ बहुत गलत किया है और एक्चुअली में वही है जो कि अटलांटिस का राजा बनने लायक है। और फिर इसीलिए ऑर्म आर्थर पर अटैक कर देता है। लेकिन फिर आर्थर ऑर्म को रोकता है और वो उसे समझा देता है कि तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। और फिर इसीलिए इसी टाइम पर ऑर्म को अपनी मदर की बात याद आती है, जिन्होंने उससे ये कहा था कि आर्थर उसका भाई है और चाहे कुछ भी हो जाए उन दोनों भाइयों को एक दूसरे का साथ देना है। लेकिन इन्हीं सब के बीच के अंदर कॉर्डेक्स अपने आप को धीरे धीरे करके रिवाइव करने लगता है और उसकी बॉडी के अंदर जान आने लगती है। लेकिन फिर सही टाइम पर ऑर्म उसके ब्लैक ट्राइडेंट को छोड़ देता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि कॉर्डेक्स खुद को जिंदा कर चुका था। कॉर्डेक्स को अपने सामने देखकर आर्थर उसके ब्लैक ट्राइडेंट से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो अपने ब्लैक ट्राइडेंट को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और आर्थर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही आर्थर अपने खुद के ट्राइडेंट का यूज करके कॉर्डेक्स के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद आर्थर का वो ट्राइडेंट कॉर्डेक्स के ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़ता हुआ सीधा कॉर्डेक्स को जाकर लगती है, जिससे कि कॉर्डेक्स भी खत्म हो जाता है। और कॉर्डेक्स के खत्म होते ही नेक्रस नाम की ये पूरी जगह बर्बाद हो जाती है और धीरे धीरे करके पूरी जगह टूटने लगती है। इस वजह से ब्लैक मांटा नीचे फंस जाता है, बट उसे मुसीबत में देखकर आर्थर उसकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाता है कि वो उसकी मदद लेने की बजाय मरना पसंद करेगा। एंड दैट्स व्हाई ब्लैक मांटा वहीं दबकर मर जाता है और आर्थर और उसके सारे साथी वहां से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद ही आर्थर ऑर्म से कहता है कि अब तुम आजाद हो, क्योंकि तुम्हें अब किसी भी जेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम फिशरमैन किंगडम से ये कह देंगे कि तुम यहाँ पर दबकर मर गए हो और इसीलिए जाओ और अपनी जिंदगी जियो। इसके बाद यहीं पर हम ये देखते हैं कि ऑर्म ने भी आर्थर को अपना भाई मान लिया है और इसीलिए ऑर्म आर्थर से ये भी कहता है कि अटलांटिस को जैसे राजा की जरूरत है तुम बिल्कुल वैसे ही राजा हो। फिर इसके बाद के सीन्स के अंदर हम ये देखते हैं कि आर्थर करी अटलांटिस को दुनिया के सामने रिवील कर देता है और वो बाहरी दुनिया में आकर अटलांटिस के बारे में सब कुछ बता देता है। एंड देन वो बाहरी दुनिया से ये भी बात करता है कि अब से वो अटलांटिस की टेक्नोलॉजी को दुनिया से शेयर करेगा, जिससे कि वो लोग साथ में मिलकर दुनिया को और भी बेहतर बनाएंगे। एंड देन फिर इसके बाद के सीन में हम ये देखते हैं कि अब से आर्थर पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह रहता है और अपनी पूरी फैमिली के साथ खुशी से वक्त बिताता है। और फिर इसके साथ ही ये पूरी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।